दोस्तों, यह कहानी ज्योंग नाम के आदमी के साथ शुरुआत हुआ था। गरीब के साथ साथ एक हारा हुआ इंसान जिसके पास पैसे की कमी होने की वजह से उसकी बीवी तक ने उसे डाइवोर्स दे दिया था। ज्योंग के पास अब अपनी बीमार मॉम की इलाज करवाने तक के पैसे नहीं बचे हुए थे। वो इतना ज्यादा कर्ज में डूब गया था कि वो चाहे कितना भी कर ले लेकिन अपने कर्ज को कभी नहीं चुका सकता था। और ऐसे सिचुएशन में जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था तब किसी ने उसे डेथ गेम खेलने का लालच दिया। तकरीबन 500 लोग इस गेम को खेलने के लिए आए हुए थे। उस गेम में एक रोबोट थी। जो भी इंसान जरा सा भी अपनी जगह से हिलता था वो रोबोट अपने मोशन डिटेक्टर से चुनकर मार देती थी। ज्योंग ने अपनी जान बचाने के लिए और यहाँ पर सरवाइव करने के लिए एक बूढ़े कैंसर वाले आदमी को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिरकार उसने यह गेम जीत चुका था और यहाँ से निकल भी गया था। लेकिन उसके दिल में जो दुख बैठ गया था वो यह था कि वो 500 में से सिर्फ एक था जो इस गेम को जीत कर निकला था। बाकी के सारे उस गेम के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस गेम को जीतने के बाद उसके हाथ बहुत सारे पैसे लगे हुए थे लेकिन उसने उन पैसों को देखना तो दूर की बात है, उसने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया था क्योंकि उसे रिग्रेट था इस चीज का कि वो उसी की वजह से उस गेम में सारे लोग मारे गए। हालांकि इस गेम को उसने नहीं बनाया था। फिर एक अनजान आदमी उसे एक हॉस्पिटल में बुलाता है। वहाँ आते ही ज्योंग हैरान हो जाता है कि ये तो वही कैंसर वाला बूढ़ा आदमी था जो गेम में हार गया था, जिसे मार दिया गया होगा। लेकिन यहाँ तो वो जीवित अपने बेड पर आराम से पड़ा हुआ है। यहाँ इसके जरिए उसे घिनौनी सच्चाई यह पता चला कि लोग बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस गेम में लोगों को मरवा देते थे। ये जो बूढ़ा कैंसर पेशेंट था उसकी लाइफ काफी बोर हो चुकी थी और अपनी लाइफ में थोड़ा मजा लाने के लिए ये डेथ गेम को बनाया था। ज्योंग को उस बूढ़े आदमी की बेरहमी पर काफी ज्यादा गुस्सा आया और अब उसने ठान लिया था कि वो इस गेम को बंद करवा कर ही रहेगा। उसके बाद हम मिले थे जुनहू से एक पुलिस ऑफिसर जिसका भाई पुलिस से कुछ फ्रॉड करके अपना घर छोड़कर भाग चुका था। अपने भाई को ढूंढते हुए जुनहू को उसके रूम से एक गेम वाला कार्ड मिला था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए जुनहू ज्योंग तक पहुंचा और उसे पता चला कि वो गेम में जाने वाला है और उसका पीछा करते हुए वो भी किसी भी तरह करके गेम में घुस गया। वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने आया हुआ था, इसीलिए वो उस गेम में से एक वर्कर को मारकर उसका ड्रेस चेंज कर लिया था। वहाँ उस गेम में जाने के बाद उसे इस गेम में होने वाले जुल्म के बारे में पता चला था और उसने इस गेम के खिलाफ बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठे किए थे और उस आइलैंड से भागने में कामयाब भी हो चुका था। उसने उन सारे सबूतों को पुलिस को सेंड भी किए थे लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स ना होने की वजह से जुनहू की भेजे हुए कोई भी संदेश पुलिस को रिसीव नहीं हुआ था और वो जुनहू फ्रंटमैन के हाथों पकड़ा भी गया था। फ्रंटमैन वो आदमी है जो इस गेम को खिलाता है और यहाँ पर हमें यह पता चला था कि असल में जुनहू का भाई ही फ्रंटमैन था। उसने जुनहू को अपना चेहरा दिखाते हुए अपने भाई को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें लगा कि जुनहू मर चुका है, इसीलिए उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और यहीं पर इस कहानी का पहली सीजन का रिकैप खत्म होता है और अगले सीजन की कहानी यहीं से कंटिन्यू हो रही है। सबवे स्टेशन पर हमें ज्योंग को दिखाया जाता है जो वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है। ट्रेन से उतरते ही उसने वहीं पर दो आदमियों को देखता है। उन दोनों में एक आदमी वही आदमी था जिसने ज्योंग को गेम वाली कार्ड दिया था। ये देखकर वो समझ गया था कि अब वो लोग दोबारा से उस गेम को फिर से खेलने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और अब वो इन्हें इनके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने देने वाला। वो भागते हुए उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश तो करता है लेकिन उसने थोड़ी देर कर दिया था और वो आदमी वहां से जा चुका था। ज्योंग ने उस आदमी के हाथ से कार्ड को छीन लिया जो वो आदमी उसे कार्ड देकर गया था और फौरन उस नंबर पर कॉल मिलाई। कॉल रिसीव होते ही ज्योंग उस फ्रंटमैन को धमकी देता है कि जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने देने वाला। मैं इस बार इस गेम को चलने नहीं देने वाला। उसकी गलतियों को सुनकर उल्टा फ्रंटमैन ही उसे धमकियां देने लगा। वो उससे कहता है कि तुम जाकर अपनी बेटी से मिलो, तुम इन मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा रहेगा। ज्योंग समझ गया था कि फ्रंटमैन और उसके लोग आज भी किसी तरह उस पर नजर गड़ाए हुए थे लेकिन अब तक ये सब कैसे हो सकता था। वो समझ गया था कि जरूर उसके बॉडी में कोई ट्रैकर लगा होगा। वो तुरंत वॉशरूम में जाकर अपने बॉडी में उस ट्रैकर को ढूंढने लग जाता है और उसे अपने कान के नीचे लगा हुआ ट्रैकर मिल भी जाता है जिसने उसे एक कट्टर से कट करके निकाल दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ और हमने जुनहू को देखा जिसे लास्ट सीजन में उसे फ्रंटमैन ने यानी उसे अपने ही भाई ने गोली मारकर पानी में गिरा दिया था। पता चलता है कि उसे एक फिशरमैन ने रेस्क्यू कर लिया था और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफी दिन गुजर जाने के बाद जुनहू को होश आया है। दूसरी तरफ
तरफ ज्योंग, जो अपने कान के नीचे से जो ट्रैकर निकाला है वो अब खुलेआम हो चुका था ताकि उसे स्क्विड गेम वाले ट्रैक ना कर पाए। इसके बाद तकरीबन 2 महीने इसी सीजन में गुजार दिया गया और हमें जुनहू को दिखाया जाता है जो अभी तक वो अपने भाई को ढूंढ रहा है और वो अब ट्रैफिक पुलिस में है। वो अपने काम के साथ साथ अपने भाई को पकड़ने का भी प्लान था क्योंकि उसने भी देखा था कि कैसे ब्रुटल तरीके से लोगों को मार दिया जाता था। वो जब इस केस के बारे में अपने सीनियर से डिस्कस करने लगा तब किसी ने इसकी बात नहीं मानी क्योंकि जब जुनहू ने उस आइलैंड से जो उन सारे सबूत को सेंड किए थे वो इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए थे और सभी को लगने लगा था कि जुनहू झूठ बोल रहा है। अगले सीन में हमें ज्योंग को दिखाया जाता है जिसे अब फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया था। फ्रंटमैन उसका दरवाजा नॉक करता है। डरते हुए जब ज्योंग ने अपने दरवाजे को खोला था तब फ्रंटमैन ने 2 कटे हुए सर अपने साथ लाया हुआ था। दोनों की आंखें एकदम खुल गई थीं और यहाँ पर ज्योंग की भी आंखें अचानक से खुला जिससे हमें पता चला कि ये तो बस उसका एक सपना था। डरकर जैसे ही वो उठा तो उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। ये वही आदमी था जिसने पहले सीजन में ज्योंग को बहुत ज्यादा उधार दिया था, लेकिन अब वो गैंगस्टर ज्योंग के लिए ही काम करता था, अपने साथियों के साथ मिलकर सबवे स्टेशन पर उन लोगों को ढूंढने का जो उस गेम के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। अब वही टाइम आ चुका था जिस टाइम में जो आज से 2 साल पहले ज्योंग को गेम में जाने के लिए कहा गया था। इसलिए अब वो उस गैंगस्टर को हर सबवे स्टेशन पर लड़कों को जगह जगह खड़े करने की ड्यूटी लगा देता है, जिसके लिए उसने उस गैंगस्टर को 1 मिलियन येन भी दिए थे और साथ ही उसने ये भी वादा किया था कि अगर उन्होंने उस आदमी को किसी भी तरह ढूंढ निकाला जो स्क्विड गेम ले जाने के लिए लोगों को फंसाता रहा है और अब भी फंसा रहा है, तो ज्योंग इन्हें 1 मिलियन येन और इनाम के तौर पर देगा। इनाम के नाम सुनते ही गैंगस्टर का तो होश ही उड़ जाता है और उसने अपने साथ वाले आदमियों को भी लालच दिया कि जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे इनाम की आधी रकम मैं दूंगा। ज्योंग ने लालच उन्हें इसलिए दिया था ताकि सभी लोग दिल लगाकर काम करें और अगर इन्हें इस बार वो आदमी नहीं मिला तो उन्हें 1 साल का और इंतजार करना पड़ जाएगा और इस 1 साल में उस गेम के जरिए बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाएगी। यहाँ पर जुनहू भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस काम को उसी फिशरमैन के साथ मिलकर कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी, जहाँ से जुनहू उस फिशरमैन को मिला था। वो लोग उसके आसपास के सारे आइलैंड को चेक कर लिए थे लेकिन अभी तक उन्हें कहीं पर भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड नहीं मिल पाया था। अगले सीन में हमें उसी गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी एक नई टीम को ट्रेनिंग दे रहा है। उसने सारे लोगों को बताते हुए कहता है कि उन सभी लोगों को सबवे स्टेशन पर एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो सूट पैंट पहना हुआ और उसके हाथ में पैसों से भरा ब्रीफकेस है और वो सबके साथ ताकची गेम खेलेगा और उसके बाद वो उन्हें एक कार्ड देकर जाएगा। सब अपने काम पर लग जाते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद वो आदमी सबवे स्टेशन पर 2 लोगों के साथ गेम खेलते हुए वो आखिरकार मिल ही जाता है। वो उसकी लोकेशन अपने बॉस ज्योंग के पास भेज देता है और खुद भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक दिन कन्वेंस स्टोर पर जाकर बहुत सारा ब्रेड्स और लकी ड्रॉ कार्ड्स खरीदकर भीख मांगने वाले लोगों के पास जाता है। इन भीख मांगने वाले लोगों के सामने उसने 2 चॉइसेस रखा, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ। लगभग सभी लोगों ने लकी ड्रॉ को ही चुनाव किया लेकिन उसमें कोई भी नहीं जीत पाया। इसके बाद उस आदमी ने सारे ब्रेड्स को जमीन पर फेंक कर उस पर कूद कूद कर उसे कुचलने लग गया और कहने लग गया कि ये खाना मैंने नहीं बल्कि तुम सभी ने वेस्ट किया है। ये आदमी इस तरह से करके सब लोगों का माइंड तैयार कर रहा था और पता कर रहा था कि कितने लोग लालची हैं ताकि वो अगली बार से वो इन्हें अपने गेम में फंसा सके। यहीं पर ज्योंग के साथी भी मौजूद थे और वो उसका लोकेशन ज्योंग के पास भेज देते हैं। अब ज्योंग गाड़ी चला रहा था तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसने सिग्नल तोड़ दिया है और ऐसे ट्रैफिक पुलिस उसे रोक कर उससे पूछताछ करने लगती है। उस समय ट्रैफिक पुलिस जुनहू ही था और उसने नोटिस किया कि ज्योंग की बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा है क्योंकि चालान काटने पर उसने कुछ बोला ही नहीं बल्कि उसने तुरंत अपना चालान कटवाकर वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की जैसे वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो या कोई जुर्म करके भाग रहा हो। इसीलिए जुनहू जल्दी से ज्योंग की गाड़ी से उसका नंबर निकाल ली तो उसे ज्योंग का नाम जाना पहचाना लगने लगा और उसे याद आया कि वो ज्योंग को ही फॉलो करते हुए तो उसने पिछली बार उस गेम के अंदर पहुंचा था। यहीं से अब जुनहू ज्योंग का एड्रेस भी पता कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं गैंगस्टर और उसके साथी को जो
जो स्क्विड गेम वाला आदमी मिल गया था वो जोंग को आने से पहले ही उसको पकड़ने का फैसला करते हैं और वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि इनाम की रकम आधी आधी कर लेंगे। जब तक वो दोनों उस आदमी को मारने के लिए उसके करीब गए तब वो उस आदमी का शिकार हो गए और जोंग जब तक यहाँ पर पहुंचा तब उसे सड़क पर लगा हुआ खून दिखाई दिया और अब वो समझ गया था कि अब वो दोनों यानी उसके लोग उस आदमी के हाथों मारे जा चुके हैं। हम देखते हैं कि वो आदमी ऊपर से जोंग पर नजर रख रहा था। जोंग को वहाँ से जाने के बाद जब वो कमरे में आया तब पता चला कि वो जोंग के आदमियों को बंदी बनाया हुआ है। वो इनके साथ भी डेथ गेम खेलता है क्योंकि उसे भी डेथ गेम खेलने में मजा आता था। यहाँ पर तो बच्चों वाली गेम थी स्टोन पेपर सीजर, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी जो जिसने भी हारा वो मारा जाएगा। ऐसे ही जब उनका एक साथी हार जाता है तो ये आदमी उसे अपने गन से गोली मारकर उसकी जान ले लेता है और फिर दूसरे आदमी से जोंग का एड्रेस पूछता है। जुनहू का एड्रेस पता करते ही वो आदमी उसे वहाँ पर छोड़कर चला गया। यहाँ पर जब जोंग अपने घर पहुँचता है तब वो आदमी पहले से ही उसके घर में छुपा बैठा था। वो उसे मार भी सकता था, लेकिन जैसा हमने देखा कि उस आदमी को डेथ गेम खेलने में बहुत मजा आता था, वो अब जोंग के साथ डेथ गेम खेलने का फैसला कर लेता है। गेम खेलने से पहले उसने जोंग को बताया कि मैं पहले स्क्विड गेम में डेड बॉडीज उठाने का काम करता था, लेकिन वो बहुत बोरिंग था। मुझे लोगों को मारने में मजा आता था, इसीलिए मैंने फ्रंटमैन से अपनी जॉब चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया और उसके बदले में पता है फ्रंटमैन मुझे कौन सा टास्क दिया। उसने मेरे ही डैड को मारने के लिए कहा और बिना कुछ सोचे समझे मैंने गन उठाकर उन्हें मार दिया, जिसके बाद फ्रंटमैन ने मुझे ये गन दी और अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जोंग उस पर ज्यादा सीरियस ना लेते हुए उसे कहता है कि तुम बस मुझे फ्रंटमैन का एड्रेस दो, जिससे वो मिलकर इस गेम को बंद करने का प्लान रखता है। लेकिन ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और बोला ठीक है चलो पहले एक गेम खेलते हैं। देखो तुम्हारे सामने एक गन है और इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है और 5 खाली हैं। बारी बारी एक दूसरे को शूट करते हैं, जो हारा वो मारा जाएगा और अगर मैं हारा तो तुम्हें मेरी पॉकेट से फ्रंटमैन का एड्रेस मिल जाएगा। जोंग बिना डरे हुए उस गन को उठा चुका था क्योंकि उसके मरने का डर आज से 2 साल पहले ही स्क्विड गेम में ही खत्म हो गया था। बारी बारी से उन्होंने अपने ऊपर शूट किया, लेकिन आखिरी बार उस आदमी पर ही आ जाता है तो वो गन को उठाकर तुरंत खुद को शूट कर लिया। वो खुद ही अपने जाल में फंसकर मारा जाता है। जोंग जीत गया और अब जोंग को उसके पॉकेट से फ्रंटमैन का एड्रेस मिल गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसकी बदकिस्मती से जुनहू, जो कि एक ट्रैफिक पुलिस में काम करता है और इसे जोंग को गाड़ी चलाते हुए उस पर शक हुआ था, वो उसका पीछा करते हुए उसके घर पर आ गया था। वहाँ पर आते ही उसे गन की आवाजें सुनाई दी, जिससे उसका शक सच में बदल गया कि जोंग एक क्रिमिनल है। वो फौरन दरवाजा तोड़कर अंदर आया और वो उसे किलर समझकर उसे इनकाउंटर करने ही वाला था कि ठीक वक्त पर आकर उसे किसी आदमी ने रोक लिया। ये वही लड़का था जिसके साथ वो मारा हुआ आदमी उससे गेम खेलते वक्त जिसका एक साथी मर चुका था और उसे वहीं अपने अड्डे पर बांधकर चला आया था। उसकी तो किस्मत अच्छी थी कि वो अपने आप को किसी तरह से बचाकर वहां से निकल आया और जोंग को सारी सच्चाई बताने के लिए। लेकिन जब तक वो यहाँ पर पहुंचा उसने देखा कि यहाँ पर सारी माहौल ही बदल चुका था। उसने जोंग की जान जुनहू से बचाई, जोंग को सारी सच्चाई बताई डेथ गेम के बारे में की, कैसे इस मरे हुए आदमी ने हमारे साथ उनके साथ भी डेथ गेम खेली और उसके एक साथी यानी उसके बॉस को मार दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए जोंग भी अब जुनहू को स्क्विड गेम की सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से सारे लोगों को इस गेम में जान से मार दिया जाता है। वो जुनहू से कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बस उस गेम को रोकना चाहता हूँ ताकि और मासूमों की जान बच पाए। स्क्विड गेम के बारे में जुनहू भी जानता था। वो जोंग को बताया, मैं तुम्हारा ही पीछा करते हुए उस गेम तक पहुंचा था, वहां मैं जाकर एक गार्ड को मारकर उसका शूट पहन लिया और मैं तुमसे कई बार बात करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ उस गेम में ये लोग सभी को किस तरह से मारते हैं और मारने के बाद उन डेड बॉडीज के साथ क्या किया जाता है, उनके ऑर्गन्स निकालकर बेच दिए जाते हैं। ये सब कुछ भी मैं जानता हूँ। इतने डिटेल्स तो जोंग को खुद भी नहीं पता थी, इसीलिए अब वो जुनहू को अपने साथ मिलाने का फैसला कर लेता है और जुनहू को वो अपना प्लान बताया कि स्क्विड गेम को बनाने वाले और उसके हर एक मेंबर को चुन चुन कर मार देगा। एक फ्रंट मैन है जिसे उसने आज तक नहीं देखा है, वो ब्लैक मास्क पहना रहता है। वो एक बूढ़े कैंसर पेशेंट के साथ मिलकर ये गेम बनाई है। वो उन आदमियों को मारकर इस गेम को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर गैंगस्टर भी इन दोनों की बातें सुन चुका था। वो इन दोनों से कहता है कि अब मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ अपने उस साथी का जो मेरा राइट हैंड था, पर मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने हक के लिए साथ दूंगा। उसकी बात को सुनकर जोंग को काफी अच्छा लगा और उन दोनों को अपने एक रूम में ले गया जहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे गए थे। इन सारे
सारे पैसों को जोंग उस गेम से ही जीत कर लाया था, लेकिन अब वो इन पैसों से उस गेम को बंद करने के लिए खर्च करेगा। जोंग उन दोनों को दिखाता है कि उसने ब्लैक मार्केट से बहुत सारी गन्स भी परचेज की हुई थी और उसने एक सीक्रेट जगह भी बनाई थी जहां वो ट्रेनिंग करता था। लेकिन इतना सब उसके लिए काफी नहीं था। उस लड़ाई के लिए उसे और लोगों की जरूरत थी। जोंग जुनहो को उसके पुलिस वाली जॉब पर छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो अपने जॉब को अच्छे से पूरा कर पाए। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ और हमें नई लड़की जिसका नाम न्योल होता है उसे दिखाया जाता है। ये एक गरीब लड़की है और उसका एक जॉब ये है कि होटल में बनी कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को खुश करना था। उसके पास रहने का कोई घर भी नहीं है और वो इसी होटल की बेसमेंट में रहती है। इसी के साथ ही न्योल के साथ एक छोटी बच्ची उसे बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी है जो रोज राह पर आया करती थी। लेकिन दुख वाली बात तो ये है कि उस बच्ची को बोन मैरो कैंसर है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसके डैड के पास उतना पैसे नहीं होते और अब वो बच्ची मरने वाली है। एक दिन उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उस बात की खबर लगते ही न्योल भी उस बच्ची को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। वो इस बच्ची को मदद करना चाहती है लेकिन उसके पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो उस बच्ची को क्या बचाएगी। रात में हम पार्क में न्योल को दोबारा से देखते हैं जो वहाँ पर दो लोग आकर उसे स्क्विड गेम का कार्ड दे जाते हैं। अगले सीन में हमें जुनहो को दिखाया जाता है जो वो अपने मॉम के साथ डिनर पर बैठा था और उसकी मॉम बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि वो जुनहो के भाई के आने का इंतजार कर रही है। जुनहो को तो पता था कि उसका भाई अब कभी भी नहीं आने वाला, जिस काम में लगा हुआ है वो अब घर नहीं आएगा। लेकिन इस बात को सुनते ही उसकी मॉम नहीं मानती। तब वो एक बार फिर से अपने भाई को ढूंढने का फैसला करता है। यहाँ पर हम जियोंग को देखते हैं जो इस टाइम वो अपनी दांतों का ऑपरेशन करवा रहा है। अपने दांतों में उसने एक नकली दांत फिक्स करवाया है जिसके अंदर ट्रैकर लगाया गया है। दरअसल वो कल फ्रंटमैन से मिलने वाला है, तो इसीलिए उसे सब कुछ ध्यान में रखते हुए हर काम करना होगा। ये लोग फ्रंटमैन को भी पकड़ना चाहते हैं और उसके बाद इस घिनौनी सारे हिस्सेदारों को पकड़ना चाहते हैं। पता चला है कि वो गैंगस्टर जो इनके ग्रुप में हैं, वो अपने जरिए बड़े बड़े कमांडोज को जियोंग के ग्रुप में शामिल कर दिया है। इन कमांडर्स के लिए कुछ भी सही गलत नहीं, ये लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि न्योल को भी वो स्क्विड गेम वाले लेकर जा रहे थे। न्योल उनके साथ तो जाती है लेकिन गेमर के तौर पर नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर हायर किया गया था। अब जुनहो फाइनली जियोंग को लेकर उस जगह पर आ गया है जो उस आदमी के जेब से इन्हें फ्रंटमैन का एड्रेस मिला था। ये एक क्लब का एड्रेस था। जुनहो अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उस आइलैंड पर फ्रंटमैन ने जुनहो को देख लिया था और अगर वो अंदर गया तो वो पहचान में आ जाएगा और इसका मिशन खराब भी हो सकती है। इन्होंने अब जुनहो को गाड़ी में ही छोड़कर अंदर जाने लगते हैं। ये लोग अब जैसे ही अंदर गए तब जुनहो ने बाहर नोटिस किया कि जो गार्ड्स जो स्क्विड गेम वाले यूनिफॉर्म पहने हुए थे और वो इस पार्टी के अंदर चले जाते हैं और इससे जुनहो समझ जाता है कि अभी तक फ्रंटमैन अंदर नहीं आया। शायद ये दोनों अंदर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं। अब यही बात कि फ्रंटमैन अंदर नहीं है जुनहो अपने साथी को बताना चाहता था, लेकिन अंदर जाने पर जुनहो ने देखा कि जियोंग को फ्रंटमैन के लोग दूसरे दरवाजे से उसे कहीं ले जा चुके थे। जियोंग के मुंह में लगे ट्रैकर को मदद से इन लोगों ने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया जिसके अंदर वो लोग जियोंग को बैठाए हुए थे। जुनहो और उसके आदमी जियोंग का पीछा करने लगे और सही मौका देखकर उसके ऊपर गोलियों से फायर करके फ्रंटमैन को किडनैप करना चाहते थे। लेकिन फ्रंटमैन उस गाड़ी में था ही नहीं बल्कि उस गाड़ी में लगे हुए एक डिवाइस की मदद से फ्रंटमैन जियोंग से बातें कर रहा था और ट्रैकर के जरिए आने वाली आवाजों से जुनहो को लग रहा था कि फ्रंटमैन और जियोंग उसी गाड़ी में हैं। ये बात जियोंग अपने साथियों को बता भी नहीं पाया कि गाड़ी के अंदर फ्रंट नहीं है। वो कॉल के जरिए ही फ्रंटमैन से बात करते हुए उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करता है कि तुम इस गेम को बंद कर दो, मासूमों को मारना बंद करो प्लीज। तब फ्रंटमैन का जवाब होता है कि मैं किसी को जबरदस्ती इस गेम में इन्वॉल्व नहीं करता, सबके सब अपने आप और पैसों के लालच में आते हैं। फ्रंटमैन ने बहुत ही बदतमीजी से बोलता है कि मैं तो एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। उसकी इस बात को सुनकर जियोंग को गुस्सा आ गया और उसने बोला कि तुम्हारे काम को कैसे सोशल वर्क कहा जा सकता है, तुम लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनकी जान ले लेते हो। ऐसी बात सुनकर फ्रंट ने बोला, अरे मेरी बात सुनो, जो लोग इस गेम को खेलने के लिए मानते हैं वो पहले से ही अपने लाइफ में हार चुके होते हैं। वो सभी इस दुनिया के लिए किसी गंदगी से कम नहीं और मैं उसी गंदगी को खत्म करने में लगा हुआ हूँ और उससे बाकी लोग एंटरटेन हो रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। दूसरी
तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन के स्नाइपर्स जुनहू और उसके सभी साथियों की गाड़ियां पंक्चर कर चुके थे ताकि वो लोग आगे उसे फॉलो ना कर पाए। इस चीज के बारे में जब उसे पता चलता है तब जल्दी से जियोंग इस गाड़ी से बाहर निकलने के लिए ड्राइवर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चला कि ये गाड़ी तो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। साथ ही ड्राइवर ने भी बुलेट प्रूफ कपड़े पहन रखे होते हैं और वो अब इस गाड़ी में फंस चुका है। यह जानने के बाद जियोंग एकदम से दंग रह जाता है और अब उसके दिमाग में एक नई खिचड़ी बनने लगी थी। अब वो पता नहीं क्या सोचकर उसने फ्रंटमैन से इस गेम में दोबारा से हिस्सा लेने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो अकेले ही उस गेम में जाकर उस गेम को रोक सकता है। अब यहाँ पर वही बात हो गई थी जो आदमी कुछ दिनों से इस गेम को पूरी तरह से रोकने की बात कर रहा था। अब वही इस गेम को दोबारा से खेले तो ट्विस्ट तो आने ही वाली है। तो इसीलिए फ्रंटमैन ने उसे इस गेम में दोबारा से इन्वॉल्व कर लिया और अब उसे बेहोश करके ये लोग स्क्वीड गेम के अंदर ले गए। जुनहू फौरन उनका पीछा करने के लिए बोट के अंदर एक ट्रैकर लगा लेता है और उसी फिशरमैन के जरिए उन आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो सभी जियोंग को लेकर जा रहे थे। अब जियोंग की आंख दोबारा से स्क्विड गेम के बेड पर खुलता है और उसे अपना पुराना ही नंबर दिया गया है। यहाँ पहले की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं और साथ ही गेम के लिए भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर क्या होने वाला है। जिसके बाद गार्ड्स उनके पास आकर गेम का रूल बताना शुरू करते हैं। रूल्स बताने के बाद पहले की तरह इन सभी की हिस्ट्री उन सबको दिखाई की। यहाँ सिर्फ वही लोग आए हुए हैं जिन पर मिलियन का कर्ज है। यह सब बताते हुए गार्ड्स ने सबको यह भी बताया कि इस गेम को जीतने वाले को 45.6 बिलियन येन मिलने वाले हैं। इस गेम को पूरे 6 राउंड में खेला जाएगा। एक दिन में बस एक ही राउंड को खेला जाएगा और हर गेम के बाद वोटिंग भी कराई जाएगी कि क्या मेजॉरिटी इस गेम को दोबारा खेलना चाहती है या नहीं। और अगर इस गेम को मेजॉरिटी नहीं खेलना चाहती तो जीते हुए पैसों को सभी प्लेयर्स में बांट दी जाएगी। ये एक नया रूल था। जोंग को पता चल चुका था कि ये नया रूल उसी के वजह से हुआ है। आगे बढ़कर सभी ने उनके दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। जोंग ने देखा कि सभी रूल्स पुराने थे, बस कुछ कुछ नए ऐड किए गए थे। इसके बाद एक एक करके सभी प्लेयर्स की पिक्चर्स लिया गया इस गेम को खेलने के लिए। वहीं पर एक फेमस रैपर भी आया हुआ था जिसे देखकर सभी हैरान थे। उसके साथ पिक्चर लेना चाहते थे। तब उसने सबसे वादा किया कि वो यहाँ से बाहर जाते ही वो सबको एक एक करके पिक्चर्स देगा। जोंग को यहाँ पर पता चलता है कि उसका दोस्त भी इस गेम में हिस्सा लिया था और ये लोग लगभग 3 साल बाद मिल रहे थे। जोंग को गायब होने की वजह से उसका ये दोस्त बहुत ज्यादा नाराज था। पूछने पर जोंग उससे कहता है कि मैं बाहर जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन तुम इस जगह पर फंस चुके हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जिस तरह से कहूँ ठीक वैसा ही करना है। और अब गेम भी शुरू होने वाली थी। सभी लोग बाहर ग्राउंड पर चले गए। ये वही वाला पुराना ग्राउंड था। जोंग समझ गया था कि ये गेम भी पुराने ही वाली है। दूसरी तरफ जुनहू को दिखाया जाता है जो जियोंग की ट्रैकर को ट्रैक करते हुए उस आइलैंड तक पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं नजर आई जिसमें गेम खेली जा रही हो। ट्रैकर को ट्रैक करते हुए वे सभी एक फिशरमैन तक पहुँचते हैं और देखा गया कि जियोंग का ट्रैकर यहाँ उस फिशरमैन के चारे में पड़ा हुआ था। यह देखते हुए वे सभी उस फिशर को ही मारना शुरू कर दिया और उससे पूछने लगे इस ट्रैकर के बारे में। जवाब में फिशरमैन ने कहा कि मुझे तो ये चारा बिल्कुल फ्री में मिला था। उधर उस गेम में जियोंग काफी परेशान होता है कि जुनहू और उसकी टीम अभी तक रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे, कहीं उसके ट्रैकर में तो कुछ खराबी नहीं हो गई। जियोंग वहाँ के कमरे से छुपते हुए जब वो अपना लगवाया हुआ दांत को तोड़कर निकालता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें ट्रैकर ही नहीं था, क्योंकि स्क्विड गेम वालों ने उसके ट्रैकर को ढूंढ कर निकाल दिया था। और अब जियोंग समझ गया था कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और अब चाह कर भी वो इस गेम से खुद भी नहीं निकल सकता। लेकिन फिर भी वो सबकी जान बचाने के बारे में सोचता है। वो सभी से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि इस गेम को आप सभी वैसे ही खेलेंगे जैसा मैं कहूंगा, वरना तुम सभी मारे जाओगे। अब गेम भी स्टार्ट हो चुकी। जियोंग भी अपने एक्सपीरियंस से गाइड करते हुए सभी को आगे लेकर जा रहा था। जब डॉल का मुंह पीछे की तरफ जाती थी सभी लोग जियोंग के बात तो मान रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को विश्वास नहीं था कि जियोंग सच बोल रहा है। उसी समय वो रैपर अपने बगल वाली लड़की के कान के नीचे मक्खी को देखकर उसे उड़ाने को कहता है। वो लड़की उस मक्खी की डर से हिल जाती है और डॉल ने उसकी मोशन को डिटेक्ट कर लिया और स्नाइपर से उसके सिर पे शूट
करके मार दिया गया। इससे सब लोग एकदम से बौखलाकर इधर उधर भागने लगे। हालांकि जियोंग उन्हें हिलने से मना भी कर रहा था और जो भी अपनी जगह से हिला वो सभी मारा गया। अब उनमें से कुछ कुछ को यकीन हो जाता है कि जियोंग का बात मानना ही ठीक रहेगा और जियोंग अब सभी को एक कतार लाइन में आगे बढ़ने को कहता है, जिसकी वजह से डॉल बहुत ही कम इनके मूवमेंट को डिटेक्ट कर पा रही थी। सब घबरा गए थे। इसी पैनिक अटैक को कंट्रोल करने के लिए रैपर अपना एक ड्रग ले लेता है और मदहोश होकर अपने सामने वाले काफी सारे लोगों को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से डॉल इन्हें डिटेक्ट कर लेती और उन सभी को स्नाइपर से शूट करके मार दिया जाता है। जिसके बाद डॉल के मुंह पीछे करते ही ये सभी रेसिंग लाइन की तरफ भागते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो उस लाइन को क्रॉस कर लिया था, लेकिन यहाँ पर एक आदमी ने जियोंग से हेल्प मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसे मारने के लिए उसके पैर पर गोली मारी थी, मगर वो बच गया था। कैट नाम की एक प्लेयर और जियोंग उसे अपना सहारा देते हुए उसे लाइन तो क्रॉस करवा लेते हैं, लेकिन उसकी बुरी किस्मत वहाँ की एक स्नाइपर ने उसके सर पर शूट करके उसकी जानें ले ली। और ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि न्योल ही थी। उसकी इस हरकत से सारे गार्ड को गुस्सा आया था। यहाँ का कोई भी गार्ड्स किसी भी प्लेयर के सर पर गोली नहीं मारता था। सर पर गोली मारने से लोगों की बॉडी ऑर्गन्स जल्द ही डैमेज हो जाते हैं, जिनको किसी तरह करके स्क्वीड गेम वाले को बेचना पड़ जाता था। अगले सीन में जुनहू को दिखाया जाता है। वो अब काफी परेशान हो चुका है कि वो जियोंग को कहाँ और किस जगह ढूंढेगा। उसे लगने लग गया था कि यहाँ की करीबी कोई भी आइलैंड पे गेम वाले फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इस जगह पर गेम वालों ने उसे खुद ट्रैक के जरिए फंसाया था। अब ये यहाँ से निकलने का प्लान कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तूफान भी आने वाली थी। यहाँ दोबारा से हमें सारे प्लेयर को दिखाया जाता है। गेम में होने वाले मौत से सारे प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। अब जैसे ही गार्ड्स इनके रूम में आते हैं तो सभी प्लेयर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं और इनसे माफी मांगते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज हमारी जान बख्श दो। लेकिन गार्ड्स तो उन्हें इस गेम के नए रूल बताने के लिए आए थे। गार्ड ने उन्हें बताया कि 500 में से इस गेम के बाद सिर्फ 365 लोग बचे हुए हैं। वो सभी को ऊपर पिगी बॉक्स की तरफ देखने के लिए कहता है, जिसमें बहुत सारे पैसे भरना स्टार्ट हो जाता है। गार्ड बताता है कि यहाँ पर एक वोटिंग होने वाली है और अगर सब लोग यहाँ से जाने के लिए फैसला करेंगे तो सभी लोगों को इस पैसे को सभी लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब गार्ड्स ने इनके जीते हुए अमाउंट के बारे में बताया। अगर उन सभी पैसों को इन बचे हुए प्लेयर में बांटा जाएगा तो ये पैसे एक एक इंसान को बहुत ही कम मिलते और सभी लोगों का कर्जा उससे ज्यादा था। इसीलिए बहुत से लोगों ने इस गेम को कंटिन्यू करने का फैसला किया। सबका फैसला बदलते देखकर जियोंग सभी को समझाता है, अगर यहाँ पर रहे तो वैसे भी मारे जाएंगे, कोई भी लालच नहीं करेगा, यहाँ से जाने के लिए वोटिंग करो। जियोंग की बात को सुनते हुए इन सभी के पीछे बैठी हुई एक तांत्रिक, जो कि एक प्लेयर भी थी, वो कहती है, हमारी मौत जहाँ पर लिखी होगी वहीं पर होने वाली है, अपने आने वाले मौत से ना डरो। ये मौत सुनने के बाद सभी के सभी लोगों ने वोटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जियोंग सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने इस गेम को बंद करने के लिए वोटिंग किया। एक एक करके लोग आगे बढ़े और इस गेम को ना रोकने के लिए भी वोटिंग किए जा रहे थे और ये देख देख कर जियोंग घबरा रहा था और आखिरी में इस वोटिंग को टाई कर दिया गया, क्योंकि आधे लोगों ने यहाँ से निकलने के लिए वोट किया और आधे लोगों ने यहीं पर रुकने का फैसला किया। अब बस एक ही इंसान था जिसके वोट पर यह सारा का सारा रिजल्ट था और वो था नंबर 1 नंबर प्लेयर। आगे आता है, वो यहाँ इस गेम में रुकने के लिए वोटिंग बटन को दबा दिया। सिर्फ एक आदमी की वजह से ये गेम कंटिन्यू हो गई। यहाँ पर हमें पता चला कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रंट मैन ही है, जो इस गेम में इन्हू बनकर आया है, जो कि अब वो खुद प्लेयर बन के खेलेगा। अब इसके बाद हमें मरे हुए लोगों की ताबूत को दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ पर क्रॉस के निशान बना हुआ था, जिसका मतलब था कि उसमें जो प्लेयर है उसके बॉडी के ऑर्गन्स इन्हें निकालने हैं। और 2 आदमी जब उनके ऑर्गन्स निकाल रहे थे तब उन्हें सिर्फ 2 ही आदमी के ऑर्गन्स ठीक ठाक मिले। उन्होंने अंदाजा लगाते हुए कहने लगे कि हमारे गार्ड में से कोई तो है जो प्लेयर्स के सर पर गोली मार रहा है, जिससे ऑर्गन्स जल्द ही खराब हो जाते हैं। इससे उनका कारोबार बंद हो जाता है। इसीलिए जल्दी इस बात की खबर उन्होंने फ्रंटमैन को दे दिया। इसके बाद हमें सभी प्लेयर्स को दिखाया जाता है, जिनमें जियोंग तो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इस गेम में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो मारा जाता है। उसी समय इन्हों बाकी प्लेयर्स को लेकर उसके पास आया और उसने जियोंग से कहने लगा
कि देखो तुम पहले भी इस गेम में आ चुके हो, तुम्हें सब पता है, यहाँ के बारे में तुम हमारी मदद कर सकते हो जिससे हम लोगों की जान बच जाए और हमें पैसे भी मिल जाए। उसकी बात सुनकर ज्योंग उन्हें बताता है कि पिछली बार हमें डालजूना गेम खेली थी जिसमें शुगर कैंडी के अंदर से हमने शेप को बाहर निकालना था। ट्रायंगल सबसे इजी शेप थी और अम्ब्रेला सबसे ज्यादा हार्ड था। ये सुनकर इन्होंने जवाब दिया। उसने कहा कि जिसने भी अम्ब्रेला चुना होगा वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। इसके बाद ज्योंग को याद आया कि पिछले सीजन में अम्ब्रेला शेप उसी ने चुना था। खैर सभी लोग यहाँ से चले गए और अकेले में इन्होंने ज्योंग से सवाल किया कि तुम दोबारा इधर क्यों आए हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। उसकी बात सुनकर ज्योंग बहुत दुखी के साथ बोला कि वो सारा पैसा मेरा नहीं बल्कि मरे हुए लोगों का था और ऐसे में जब हम इन पैसों को जीतेंगे वो भी मरे हुए लोगों के ही होंगे। इन्हों उससे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो। उसकी बात सुनकर ज्योंग उसी पर भड़क गया और उससे कहने लगा कि तुम चाहते तो इस गेम को यहीं पर रोक सकते थे, तुमने आखिर ये गेम क्यों नहीं रोका। उसने जवाब दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर गेम को खेलकर पैसे कमाना चाहते हैं। सबका कर्ज उन पैसों से ज्यादा था जो हमने कल जीते थे। उनकी बात को रोकते हुए ज्योंग का दोस्त उससे कहता है चलो ठीक है, अब कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए अब हमें एक नई स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए अगली गेम्स के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इधर भी बहस हो रही थी। यहाँ पर जैक नाम का एक यूट्यूबर था, साथ ही साथ वो डिजिटल करेंसी को भी डील करता था और उसके काम में बहुत से लोगों के इन्वेस्टमेंट थी जिसमें वो रैपर थॉमस भी शामिल था, लेकिन उसके सारे के सारे पैसे डूब गए थे। अब अपना पैसा उससे लेने के लिए थॉमस और उसका दूसरा साथी जैक को मारने लग जाते हैं, यह कहते हुए कि अब तुम्हें हमारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। ज्योंग और उसका दोस्त इस लड़ाई को रुकवाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी अपने अपने बेड पर चले गए। बेड पर आने के बाद ज्योंग ने इन्हू से माफी मांगा उसकी गलत बिहेवियर के लिए और उसने बताया कि गेम में रुकने के लिए इसलिए जरूरी था कि उसकी वाइफ को लिवर कैंसर था, उसको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और जब उसने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और कर्ज लिया तो उसके डिपार्टमेंट वाले को लगा उसने क्रिप्शन की है जिसकी वजह से उसकी जॉब भी उसके हाथ से चली गई और अब उस पे बहुत बड़ा कर्ज हो चुका है। वो ऐसे में बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जा सकता। उसकी इमोशनल को देखते हुए ज्योंग भी उसकी मजबूरी समझ गया था और उसने यहाँ से पूरी तरह ठान लिया कि वो आगे से अगले गेम में वो सबका साथ देगा। सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं कि अब नए वाले फ्रंटमैन के साथ न्योल को बुलाया गया है क्योंकि वो लोगों के सिर में गोली मार रही थी। फ्रंटमैन के पास आने के बाद जब वो इसकी वजह पूछता है तब न्योल उसे बताती है कि पुराने वाले फ्रंटमैन ने मुझसे यही करने के लिए कहा था कि यहाँ पर जितने भी बेकार हो चुके हैं उन्हें मार देना है। मैं सर में गोली इसलिए मारती हूँ क्योंकि उनके अंदर जान होती है। जिस पर वो आदमी कहता है कि अगली बार से तुम्हें उनके सर पर गोली नहीं मारनी क्योंकि हम उनके ऑर्गन निकालते हैं और उनके ऑर्गन्स बहुत से लोगों के जान भी बचा सकती है। तो याद रखना आइंदा तुम्हें गोली नहीं मारनी, वरना बेचने के लिए हमारे पास तुम्हारे खुद के भी ऑर्गन्स हैं और मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जिंदा रहना चाहती हो। यहाँ इनकी बातों से हमें न्योल के जिंदगी के बारे में भी पता चलता है कि वो कुछ साल पहले कोरियन मिलिट्री में एक सैनिक रह चुकी है, लेकिन एक जंग में जब वो हिस्सा लेने गई उसी समय उसकी बेटी गुम यानी किडनैप हो गई और आज तक वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। यहाँ से अगले सीन में हमें जूनहू को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आकर इन सारे कहानी को बताते हुए अपने कमिश्नर से हेल्प मांग रहा था, लेकिन उसके पास कोई भी किसी बात का सबूत नहीं है। इसीलिए कमिश्नर उससे कहते हैं कि तुम्हें तो अच्छे से पता है कि हम बिना सबूतों के कुछ नहीं कर सकते और ना ही किसी भी चीज पर एक्शन नहीं ले सकते और तुम्हारी कहानी यकीन करने के लायक भी नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब होने लग गई है। इतना कुछ सुनाकर कमिश्नर उठकर वहाँ से चले जाते हैं और पता चलता है कि जूनहू ने अपने हाथ से अपनी जॉब भी खो दिया, लेकिन जूनहू अभी भी अपने बातों पर अड़ा रहता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि असल में यहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए वो अपनी सभी पुराने दोस्तों को इनवाइट किया स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने के लिए। यहाँ से अब हमें दोबारा से गेम का सीन दिखाया गया। डालजन गेम स्टार्ट हो चुकी थी। ज्योंग के कहने पर सभी ने ट्रायंगल चुना था, लेकिन जैसे ही सभी ने बॉक्स को खोला तो सबने देखा कि एक ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे। ये देखकर सभी डर गए और ज्योंग पर गुस्सा दिखाना शुरू कर दिए और ज्योंग भी डर गया और अचानक से उसकी आंख खुल गई, जहां पर हमें पता चला ये कि सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। खैर अब सभी समय पर उठ भी चुके थे। दूसरी गेम का टाइम भी हो चुका था। इन्हें अब एक नए ग्राउंड में लेकर आया जाता है, जहां आकर ज्योंग काफी ज्यादा हैरान परेशान के साथ सोचने लगता है कि यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ है क्योंकि उसने पिछले गेम में यह गेम
बिल्कुल भी नहीं खेला था। जब बाकी के सभी लोग इस गेम के बारे में जोंग से पूछते हैं तो वो बताता है कि ये कोई नई गेम है और मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये सुनते ही सभी उस पर भड़क गए। यहाँ पर अब इन सभी को एक 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा जाता है। डैनी जो कि प्रेग्नेंट थी और वो जैक की गर्लफ्रेंड भी थी। जैक उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, लेकिन डैनी मना कर देती है और अब उसे जैक के साथ नहीं रहना था। वो अब जोंग के टीम में चली गई थी और उसने उससे कहा कि प्लीज आप लोग मुझे अपनी टीम में ले लें क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कोई भी अपनी टीम में नहीं ले रहा। ये सभी मानकर उसे ले लेते हैं और इस सब की एक टीम बन जाती है। अब हमें दूसरी टीम को दिखाया गया जिसमें कैट मैडी और 2 माँ बेटा पार्क और गायोंग थे। उसी समय जबरदस्ती वो तांत्रिक वाली औरत आकर इनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। सारे लोगों की टीम बन जाने के बाद इन्हें बताया गया कि सारे टीम के पैर आपस में बांध दिए जाएंगे और इन्हें गोल वाली सर्कल में एक साथ घूमना होगा। हर 5 मीटर के बाद एक गेम को खिलाया जाएगा, जिस गेम को खेलते हुए इन्हें आगे बढ़ना है और दिए हुए टाइम के अंदर उन्हें अपना सर्कल को पूरा भी करना है। गेम के नाम सुनते ही इन सभी लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और जो गेम में अच्छा था उसे उस गेम की खेलने के लिए जिम्मेदारी दी गई। गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और पहले 2 टीम्स को खेलने के लिए उतारा जाता है। पहली टीम ताकची को बहुत अच्छे से खेलती है और तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वो स्टोन को स्टोन से मारने में सफल नहीं हो पाए और जब एक साथ ये लोग उसे लेने के लिए आगे बढ़े तो नीचे गिर गए। टाइम अब खराब होता जा रहा था। खैर वो इस राउंड को भी पार करके आगे चले गए। अगला गेम यह था कि अगर एक लट्टू को नीचे जमीन पर नचा दिया तो सफल हो जाएंगे। पहले राउंड में तो इनका एक टीम मेंबर नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करने के बाद उसने ठीक से कर लिया। जबकि दूसरी टीम में वो तो अभी अपनी पहली राउंड में फंसी हुई थी, जिससे वक्त भी खत्म हो गया और स्क्विड गेम वालों ने उन्हें गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। और वो भी टीम जिसने अपना पूरे राउंड को कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन वो भी टाइम पे अपने सर्कल तक नहीं पहुंच पाए और ऐसे में उन्हें भी गोलियां मारकर उनकी जानें ले ली गईं। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए, जिसके बाद सभी मरे हुए लोगों की लाशें उठाई जा रही थीं। उसमें से एक प्लेयर अभी भी जिंदा था, उसे भी उठाकर कॉफिन में रख दिया और उसके कॉफिन पर क्रॉस का निशान बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर न्योल आकर कॉफिन में जिंदा हुए आदमी के सर में गोली मारकर इसकी जान ले ली। ये चीज फ्रंटमैन ने भी देख ली थी और उसकी हरकत से फ्रंटमैन के साथ उसके सारे गार्ड्स भी गुस्से में आ चुके थे। खैर अब अगली टीम की बारी आ गई। ये कैट की टीम थी। कैट ने यहाँ सभी को संभालते हुए आगे बढ़ने लगी। पहले गेम में इन्हें ताकची गेम खेलना था, जो वो लड़की पहली बार में उस कार्ड को घुमा नहीं पाई थी। तब कैट ने उस कार्ड के उल्टा पकड़ने को कहा और इस तरह पहली बारी में उसने अपने कार्ड को सीधा घुमा दिया था, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़े। आगे इन्हें स्टोन से स्टोन को मारना था। वो लड़का भी पहली बार में स्टोन से स्टोन पर हिट नहीं कर पाता। कैट यहाँ पर सभी को एक कदम आगे बढ़ने के लिए कहती है और ये सभी दोबारा से उस स्टोन को लेकर पीछे की तरफ आते हैं। उस लड़के की मॉम उसे कहती है कि बेटा तुम उस आदमी को याद करो जिसने तुम्हारे सारे पैसों को लूट लिए हैं। याद आते ही उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने स्टोन से उस नीचे वाले स्टोन को नीचे गिराकर ये राउंड भी जीत लिया। ये लोग दोबारा से आगे बढ़े। इस बार इन्हें 5 डाइस को एक साथ में उठाकर साथ में ही कैच करना था। ग्यांग पहली बार में नहीं कर पाई, लेकिन इस बार उसके बेटे ने उसे हौसला दिया और उसने कहा कि माँ तुम उस लड़की को याद करो जिसकी वजह से डैड तुम्हें छोड़कर चले गए थे। ये सोचते ही उसने गुस्से में 5 डाइस को उछालकर कैच कर लिया और जल्द ही ये लोग भी इस राउंड को कंप्लीट करके आगे चले गए। अब अगली बारी तांत्रिक की थी। उसे लट्टू को घुमाना था, लेकिन वो ये नहीं कर पा रही थी। एक बार नहीं बल्कि कई बार वो फेल हो जा रही थी। वो रोने लगती है। वो कहती है कि अब हम सब मारे जाएंगे। उसका हौसला टूटते हुए देखकर कैट उसे काफी जोर जोर से थप्पड़ जड़ती है और लट्टू उसके आंख के करीब करते हुए कहती है अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी बात को सुन लड़की डर गई और लट्टू को तेजी से लपेट कर घुमाया और फाइनली ये लोग उस राउंड को भी जीत गए। अगले राउंड में पॉम्पम को अपने पैर से उछालना था और इस काम को कैट को करना था, इसीलिए उसने सभी का मुंह दूसरी तरफ करवा दिया और बड़ी ही आसानी से उस पॉम्पम को 5 बार उछालकर इस गेम को जीत लिया और फाइनली अपने टाइम को खत्म होने से पहले ही पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। उनकी इस जीत से सभी लोग इस तरह से खुश हो गए थे जैसे कि सभी लोग जीत चुके हों, लेकिन दूसरी वाली टीम जो वक्त पे गेम को नहीं जीत पाई, उन्हें गोलियों से मारकर मौत का नींद सुला दिया गया। फिर इसी तरह से गेम आगे की तरफ बढ़ती रही। कोई टीम जीती और कोई अपने जान से हाथ धो बैठे और अब सबसे लास्ट में जोंग की टीम की बारी आती है। उन्होंने साथ वाले टीम को हौसला बढ़ाया और
और गेम की तरफ बढ़ चले। पहला गेम डैनी ने खेला, दूसरा गेम जोंग के दोस्त ने खेला, तीसरा गेम खेला उसके ग्रुप में आए हुए ली ने, जिसने पहले ही बारी में 5 डाइस को उठाकर अपने हाथ में कैच कर लिया था। और उसने बताया कि वो इस गेम में एक्सपर्ट है क्योंकि वो बचपन में अपने बहनों के साथ में खेलता आ रहा है। अब चौथा गेम इन्हू को खेलना था, उसे लट्टू को घुमाना था। पहले तो वो उस लट्टू को नचा घुमा नहीं पा रहा था और वो आगे जाकर उस लट्टू को उठाते हैं। दूसरी बार जब वो करने लगता है तो वो जानबूझकर वो अपने लट्टू को पीछे की तरफ फेंक देता है। उसकी ये चाल किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कर रहा है। खैर, उन्होंने उस लट्टू को वापस लेकर आए और अब इन्हू ने ऐसा ड्रामा करने लगा कि जैसे वो अपने हारने से बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो अपने आप को मारने लगा। तब जोंग ने उसे समझाया कि देखो, तुम याद करो कि ये बचपन में कैसे घुमाते थे। जिसके बाद इस बार इन्हू ने लट्टू को घुमाने में कामयाब हो गया। अगली बारी जोंग की थी, उसे पॉम्पम को 5 बार पैर से हिट करते हुए पूरा करना था। 4 बार तो उसने आसानी से कर लिया, लेकिन 5वीं बार में पॉम्पम आगे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, इन्हू ने जोंग की पैर आगे करके ये गेम जितवा दिया। वो लोग समय से पहले जीतकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए, लेकिन उनके साथ वाले टीम वक्त से पहले गेम को पूरा नहीं कर पाए और इस तरह से उस ये मारी गई। ये देखकर जोंग को काफी दुख हुआ। जिसके बाद ये सभी बेड वाले रूम में वापस आ गए। उन्हें जिंदा देखकर वहाँ के बहुत से लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जीते हुए पैसे डिवाइड हो जाएंगे। उसी समय गार्ड्स भी बेडरूम में आ गए। गार्ड्स ने इन्हें इस गेम को जीतने वाले मनी को दिखाया और उन्होंने बताया कि इस बार 110 लोग मरे हैं और अब सिर्फ 255 लोग ही बाकी रह गए हैं और अब हर जीतने वाले प्लेयर्स के पास अब 78 मिलियन येन आ सकता है और अब इस बार दोबारा से वोटिंग होगी। अगर लोग इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे तो इन सारे पैसों को सभी प्लेयर्स में डिवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत से लोगों को यह पैसे बहुत ही कम लग रहे थे। जोंग ने अपने टीम से कहता है, तुम लोग गेम को बंद करने के लिए वोट करना। तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं यहाँ से निकलकर तुम्हें दे दूंगा। जोंग की बात को उसकी टीम ने मान लिया और अब इन्होंने वोट किया। गेम को बंद करने के लिए दूसरी बारी पार्क की थी। पार्क की मॉम ने अपने बेटे से कहती है कि तुम गेम को बंद करने के लिए वोट करोगे। देखो, हम दोनों के पैसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और तुम्हारे कर्जे भी उतर जाएंगे। लेकिन पार्क ने इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए फैसला करता है क्योंकि पार्क का कर्ज उस पैसे से कई ज्यादा था और उसने अपने मॉम को अपने कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वोटिंग आगे की तरफ बढ़ती चली गई। आगे देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट किया है। ये देखते हुए जोंग के साथ साथ इन्हू भी लोगों पर भड़क उठा और कहने लगे कि इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद भी आप लोगों को इस गेम को अभी भी जारी रखनी है। तब एक ओल्ड वाला आदमी बोला कि तुम क्या जानो, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हमें पैसे को लेकर ही यहाँ से निकलना है। ऐसे ही एक दूसरा लड़का बोला कि अगर मैं बाहर किसी तरह से चला भी गया तो वैसे भी मर जाऊंगा, इससे अच्छा यहाँ रहकर कुछ पैसे कमा लूं या फिर यहीं पर अपनी कुर्बानी दे दूं। सभी प्लेयर्स को एक बड़े से हॉल में लेकर जाया गया जहां पर एक स्टेज घूम रहा था। सभी को उस स्टेज पर खड़ा होना था। स्टेज पर घूमने पर इन्हें एक नंबर दिया जाएगा और इन्हें उतने ही नंबर की टीम बनाकर सभी को एक रूम में खुद को बंद करना है, जिसके बाद बचे हुए लोगों को जान से मार दिया जाएगा और अगर रूम में दिए नंबर से ज्यादा या कम लोग पाए गए तो उन्हें उसी रूम में मार दिया जाएगा। उनकी इस रूल को सुनकर सभी लोग अपना अपना स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिए कि उन्हें इस गेम को कैसे खेलना है। स्टेज भी घूमना बंद हुआ और इन्हें 10 का नंबर दिया गया। 30 सेकंड में इन्हें 10 लोगों की टीम बनाकर किसी रूम में जाना था। जोंग और कैट की टीम जल्दी जल्दी एक रूम में चले गए और अंदर जाकर उन्होंने उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। जल्दी से 30 सेकंड खत्म हो गए और जो भी प्लेयर्स बाहर बच गए थे उन्हें गार्ड्स ने गोलियों से भून दिया और ये देखकर जोंग बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। उनके रूम में इस टाइम तांत्रिक भी खड़ी थी और वो उसने सबसे कहने लगी कि तुम सभी मेरे वजह से जिंदा हो। ये सुनते ही जोंग के साथ सबने उसकी तरफ मुड़कर देखा। तांत्रिक जोंग से कहने लगी कि अगर तुम यहाँ पर अभी भी जिंदा हो तो समझो यहाँ पर बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इसी तरह से अगले राउंड के लिए ये लोग दोबारा से स्टेज पर आ गए। स्टेज घूमते हुए रुका और इन्हें अगला 4 नंबर मिला। सभी लोग जल्दी जल्दी से अपनी टीम को तोड़कर अपने कमरे की तरफ आ गए। कैट की टीम तांत्रिक को छोड़कर अपने रूम में बंद हो गई थी, जबकि जोंग की टीम ने इन्हों को छोड़ दिया था और फिर उसी तरह से बचे कूचे लोग अपना जान से हाथ धो बैठे, यानी उन्हें गन से शूट करके
मार दिया गया। गार्ड्स ने देखा कि एक रूम में 3 लोग थे। गार्ड्स ने उन्हें जान से मार दिया। ये लोग जब रूम से बाहर आए तो तांत्रिक उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी, जबकि जोंग और उसकी टीम इन्हू के लिए काफी परेशान थे। लेकिन इन्हू सेटिस्फाई था। वो कहने लगा कि मैं लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ, इसीलिए मैं बच गया। जिसके बाद फिर से अगला राउंड शुरू हुआ और इन सभी को इस बार 3-3 का नंबर सुनने को मिला। इन्होंने दोबारा से अपनी टीम को तोड़ा और आगे बढ़ने लगे। गोंग अपनी बेटे पार्क के साथ आगे जाना चाहती थी, लेकिन 2 लड़कों ने जबरदस्ती पार्क को पकड़कर रूम में ले गए और यह देख उसकी मां ने परेशान हो गई कि उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया कि तभी ठीक वक्त पर जोंग और इन्हू आकर उसे अपने साथ ले गए। वहां पर बैठकर भी गोंग बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके बेटे को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, चाहे उसकी मॉम मर भी जाए। उसकी ये बात सुनकर जोंग और इन्हू को भी काफी दुख हुआ। ये लोग अब दोबारा रूम से बाहर आए, जहां पर पार्क भी इस चीज से दुखी था कि उसने अपने मॉम को छोड़ दिया, लेकिन गोंग ने उसे गले लगाकर संभाल लिया। इधर कैट और मैडी भी गोंग से मिले, जिनको एक तीसरे बंदे ने मिलकर बहका लिया था और वो भी अब से इनकी टीम का मेंबर बन चुका था। खैर, अगला राउंड भी शुरू हो गया। इस बार इन्हें नंबर मिला 6 का। ये दोबारा टीम बनाने लगे। मैडी और कैट की टीम से डैनी को लेकर एक रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन गलती से मैडी को धक्का देने पर वो पीछे रह गई। सभी लोग परेशान हो गए, लेकिन तभी अचानक से जैक इनके रूम में घुस गया और इनका रूम लॉक कर लेता है और बाहर मैडी रह जाती है और उसे इनके आंखों के सामने गोलियों से भून दिया जाता है। कैट उसके मरने से काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि गेम में आते ही पहली उसकी दोस्त कोई और नहीं बल्कि मैडी ही बनी थी। वो उसके मरने की गुस्सा जैक के ऊपर निकालने लग जाती है, लेकिन जैक उनसे कहता है कि अगर मैं सही वक्त पर आकर तुम्हारा रूम को लॉक नहीं किया होता, तुम सभी के सभी मारे जाते। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मैडी सही वक्त पर अंदर नहीं आ सकती थी। यहाँ पर उसकी बात गलत भी नहीं था, इसीलिए अब सभी उसे कुछ नहीं कहते। और अब फिर से अगला राउंड को स्टार्ट कर दिया जाता है। इन्हू जोंग से कहता है कि अब गेम वाले 2 का नंबर चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बचे हुए प्लेयर्स 126 हैं और यहाँ का कमरा सिर्फ 50 ही हैं। इन्हू के कहने के मुताबिक 2 नंबर ही मिला। सब 2-2 का टीम बनाकर अंदर की तरफ जाना शुरू किए। इन्हू और जैंग जिस कमरे में गए, वहाँ पर एक और प्लेयर घुस गया था। ये लोग अब 3 हो गए थे। अगर उन्हें गार्ड्स देख लेते तो इन्हें मार देते, इसीलिए इन्हू ने अपनी जान बचाने के लिए उस प्लेयर का गर्दन को पकड़कर उसे मार दिया। उसे ऐसा करते हुए जैंग भी घबरा गया। वो अब जान चुका था कि इन्हू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गेम को खत्म कर दिया गया था और सभी बचे हुए प्लेयर्स अपने बेड वाले रूम में आ चुके थे। उधर दिखाया गया कि मरे हुए लोगों को कॉफिन के अंदर डाला जा रहा था और जो लोग पूरी तरह से मर चुके थे, जिनके ऑर्गन नहीं निकाले जा सकते थे, उनको जला दिया गया और बाकी के जीवित लोगों के ऑर्गन्स निकाले गए। सीन कटने के बाद हमें बोट पर जुनहू को दिखाया जाता है, जो वो अपनी ड्रोन की हेल्प से सही आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर फिशरमैन उसे कहता है कि अब हम बस उसी आइलैंड को ढूंढेंगे जिनको हमने पहले नहीं ढूंढा। उसकी इस बात को जुनहू मान जाता है और ये लोग ड्रोन के जरिए एक ऐसे आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर एक छोटा सा गेट बना हुआ था। जुनहू समझ गया था कि जरूर इस गेट के नीचे ही उस गेम के फैसिलिटी मौजूद होगी। उसने फौरन अपने आदमियों को वहाँ पर चेक करने के लिए भेजा और जैसे ही उसकी टीम ने उस कैप को हटाया तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे उसकी बहुत सारी टीम मारी गई। इस चीज ने उन्हें बहुत ही बड़ा झटका दिया था। वो जान गया था कि ये षड्यंत्र किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं गेम वालों की है, क्योंकि वो इन पर शुरू से ध्यान दे रहे हैं। आगे हमें दोबारा से गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी प्लेयर्स गेम्स के बारे में बातें कर रहे थे। तांत्रिक आकर कैट की टीम से कहती है, तुमने मुझे अपनी टीम से निकाला था ना, देखो अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम सब भी मैडी की तरह मारे जाओगे। ये सुनकर ग्यांग बोली, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। यहाँ अब जैक भी डैनी के पास आया। डैनी के बच्चे को अपनाना चाहता था। तब वो डैनी से कहा कि देखो डैनी, हम अब इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों के पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये सुनकर डैनी को गुस्सा आ गया और उससे कहने लगी कि तुम आज भी मेरे पास मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पैसे के लिए आए हो। तुम अपने पैसों का चाहे जो कुछ भी करो, मैं अपने पैसों से अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जबकि दूसरी तरफ हमें इन्हू और जियोंग को दिखाया गया, जिन्होंने गेम बंद करने वाले लोगों को गिन लिया था। गेम बंद करने वाले लोग अभी भी कम थे और गेम को कंटिन्यू करने वाले लोग ज्यादा थे। जोंग सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए और इस गेम को बंद करने के लिए कहना चाहिए, जिस पर इन्हू उसे समझाता है, देखो हम इस तरह नहीं कर सकते। ऐसे में वो लोग जो इस गेम को जारी रखना चाहते हैं वो उल्टा भड़क जाएंगे और गेम से पहले ही यहाँ लड़ाई हो जाएगी। सभी लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे और गेम वाले भी तो यही चाहते हैं। अब जबकि वोटिंग का भी टाइम आ गया था, गार्ड्स ने इन सभी लोगों को
बताया कि अब बचे हुए प्लेयर्स सिर्फ 100 ही रह गए हैं और अगर यहाँ से बचे हुए सारे लोग जाना चाहते हैं तो उन हर एक प्लेयर को 365 मिलियन येन मिलेंगे, जो सबके लिए लगभग काफी थे। वोटिंग स्टार्ट हो गई। इस बार वोटिंग काफी क्रिटिकल थी क्योंकि जितने लोग यहाँ से निकलने के लिए वोट कर रहे थे उतने ही लालची लोग ये गेम खेलने के लिए वोट किए जा रहे थे। दिखाया जाता है कि तांत्रिक के कहने पर एक लड़की ने गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट की है, जिससे गेम में खेलने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि अभी इन्हू का वोट बचा हुआ था। सभी उससे देखकर डर गए और सबसे ज्यादा डरा हुआ था जैंग, क्योंकि जैंग ने उस रूम में एक आदमी को मारने के बाद वो ये बात जोंग को बताने लगा। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उनके हक में वोट देकर उसकी इस बात को काट दिया और सभी लोग खुश हो गए। लेकिन वोटिंग टाई हो गई। इस वोटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, तो इसीलिए गार्ड्स ने कहा कि अब वोटिंग सुबह में दोबारा से कराई जाएगी। अब सभी लोग जिन्होंने इस गेम को खत्म करने के लिए वोट दिया था वो सभी परेशान थे कि पता नहीं सुबह में क्या होने वाला है। तब एक आदमी उन्हें उनसे कहने लगता है कि हम उनके किसी एक आदमी को मनाकर अपनी तरफ बुला लेते हैं। यह सुनकर पार्क आगे बढ़कर कहता है कि अगर तुम लोग इस गेम को कैंसिल करने के लिए कहते हो तो मैं तुम सभी को खाने की पार्टी दूंगा। लेकिन उसकी बात से सामने वाली टीम भड़क उठी। सामने वाले टीम के ओल्ड आदमी बोला कि अगर तुम सब मर गए तो हमें और भी पैसे मिलने वाले हैं। इधर से ली नाम का लड़का खड़े होकर कहता है और अगर गेम ना बंद हुई तो देखना तुम सभी मारे जाओगे। बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक चली गई। ये सभी लोग अपनी लाइन पर भी आ गए कि तभी जोंग ने नोटिस किया कि आज इन सबको खाने के साथ फॉक्स भी दी गई थी कि अगर लड़ाई हो तो उसे हथियारों के तौर पे यूज किया जा सके। सीन कट होकर हमें वॉशरूम में दिखाया गया कि वो रैपर एक आदमी को डरा धमका रहा है क्योंकि उसने गेम को बंद करने के लिए वोट किया है, जबकि रैपर ने उसे गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट देने को कहा था। ये देखकर वहीं पर जैक आकर कहने लगा कि तुम किसी को भी धमका नहीं सकते। वोटिंग के लिए बातों ही बातों में इनकी बहस हो गई और इनमें लड़ाई शुरू हो गई। जैक इस लड़ाई से बचने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन रैपर उसकी गला दबाकर उसे मारने ही वाला था। पर उस वक्त पर ना चाहते हुए भी रैपर के ऊपर फोर्क से हमला करके उसे मार दिया। उसने फोर्क रैपर के गले में घुसा दिया था, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो गई। रैपर के मरने के बाद हमें दिखाया गया कि सिर्फ रैपर में ही नहीं बल्कि यहाँ सभी लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी और वॉशरूम के बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे थे, क्योंकि ये लोग तो खुद चाहते थे कि ये लड़ाई होती रहे। जिसके बाद हॉल में बता दी गई कि वॉशरूम में बहुत सारे लोग आपस में लड़कर मर गए हैं और उनके मरने से इनके अमाउंट में और भी पैसे को डाल दिया गया। ये करने के बाद बचे हुए प्लेयर्स वापस आए और इन्होंने बताया कि कैसे वॉशरूम में वोटिंग को लेकर लड़ाई हो गई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ और हमें जुन्हू के बोट को दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी की तबीयत काफी खराब हो रही थी। वो उल्टी करने के लिए जब बाहर आया तो उसने देखा कि फिशरमैन, जिसे जुन्हू अपना साथी समझ रहा है, वहीं उसके सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चला कि दरअसल वो भी गेम वालों का ही मेंबर है। अब जब फिशरमैन को पता चला कि जुन्हू के एक गार्ड ने उसे देख लिया है, तब वो उस गार्ड को उठाकर पानी में ही फेंक देता है। इतनी देर में जुन्हू शोर को सुनकर बाहर आया, तब फिशरमैन बहाना बनाना शुरू किया। कहा कि यहाँ की सभी चीजें खुली हुई थीं, इसीलिए मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर एक फ्लैशबैक से हमें यह पता चला कि एक आदमी यानी इन्हू ने ही इस आदमी को यहाँ पर भेजा था, उसके भाई यानी जुन्हू को उससे दूर रखने के लिए और साथ ही साथ जुन्हू का ख्याल भी रखने के लिए। यहाँ गेम में हम देखते हैं कि ये सभी प्लेयर्स अपने अपने लोगों को गिन रहे हैं कि वॉशरूम में लोगों के मरने से वोटिंग पर कितना असर पड़ा है। इन्हें पता चला कि गेम को कंटिन्यू रखने वाले 2 लोग मारे गए थे। जोंग का टीम का एक प्लेयर मरा था। अगर सुबह होती तो ये लोग जीत जाते, लेकिन जोंग जानता था कि वोटिंग अब ऐसे नहीं होने वाली। रात में ये लोग जरूर किसी न किसी को मारने वाले हैं। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें गार्ड्स को दिखाया गया, जो इस समय वो अपने इल्लीगल बिजनेस में लगे होते हैं, जो पानी के रास्ते ऑर्गन्स लेकर यहाँ से निकल रहे हैं ताकि ऑर्गन्स को अच्छे दामों में बेचा जा सके। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ गार्ड्स को ब्लैक मास्क में तैयार किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक नई गेम होने वाली थी, यानी ये गेम मर्डर की गेम है। अंदर यही बात जोंग ने भी सभी टीम मेंबर्स को बता दिया कि जरूर गार्ड्स या फिर ये लोग आज रात हमें मारने की कोशिश करेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। जोंग सभी लोगों से कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें गेम मेंबर्स को ही मार देना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। तब जोंग कहता है कि अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर वाले फ्लोर्स में वो अथॉरिटीज रहती है, गार्ड्स को मारकर उनसे गन को छीन लेंगे और वहाँ जाकर अथॉरिटीज को मार देंगे ताकि ये गेम ही बंद हो जाए। तब इन्हों बोला ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ऐसे में हमारे बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिस पर जोंग कहता है हमारे लोगों के मरने के बहुत कम चांसेस
हैं, क्योंकि गेम वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम उनके अथॉरिटीज के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर इन्हू अजीब नजरों से उसे देखकर बोला, हाँ सच में उन्हें अंदाजा नहीं है। फिर सीन कट हुआ और हमें आधी रात का सीन दिखाया गया। जोंग और उसके बहुत सारे साथी बेड्स के नीचे छुप गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। उनके टीम के ज्यादा लोग इसलिए छुप गए ताकि वो लोग नजरों में ना आए और उन्हें कोई मार ना पाए। जोंग ये भी जानता था कि गार्ड्स ज्यादा लोग को मारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा लोग मर गए तो उनकी गेम में मजा ही नहीं रहेगा। इसीलिए जब गेम जारी रखने वाली टीम ने जोंग की टीम पर हमला किया और कुछ ही लोगों को मारा, तब वहाँ पर फौरन ही गार्ड्स भी इस लड़ाई को रोकने के लिए आ गए। गार्ड्स अब यहाँ गिरे हुए लोगों को चेक करने लगे कि क्या वो सच में मर चुके हैं। इन्हीं लोगों में जिंदा जोंग की टीम भी छुपी हुई थी, जो अचानक से गार्ड्स को पकड़कर उनकी गन्स छीनने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल ये सब उनका प्लान था कि वो लोग मरने का ड्रामा करेंगे और गार्ड्स जब उनके करीब आएंगे तो उनका गन्स को छीनकर और इसी गन्स से जाकर वो अथॉरिटीज पर हमला करेंगे। ये देखते हुए और भी गार्ड्स वहाँ पर आ गए। अपने गार्ड्स को रेस्क्यू करने के लिए आए थे। जोंग की जान बचाने के लिए इन्होंने ही अपने ही गार्ड्स की गन लेकर उन्हें मारने लगा, क्योंकि वो किसी प्लेयर्स के शक में नहीं आना चाहता था कि वो खुद ही अथॉरिटी है। ये चीज देखते हुए नए वाले फ्रंटमैन ने सभी गार्ड्स को वापस आने का आदेश दिया। सभी यहाँ से बाहर भागने लगे, लेकिन एक गार्ड के बाहर जाने से पहले वो दरवाजा बंद हो गया और गार्ड ने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया। लेकिन जोंग ने उस गार्ड को नहीं मारा। जोंग का एक आदमी दूसरी टीम के लोगों को मारना चाहता था, जिन्होंने उनके टीम पर हमला किया था, लेकिन यहाँ पर जोंग उसे रोक देता है और कहता है कि हम उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन वो आदमी कहता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए, वो पैसों के पीछे भागने वाले दरिंदे हैं। तब जोंग कहता है, देखो अगर हमने उन्हें मार दिया तो उनमें और हम में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। वैसे भी हमने ये हथियार इन लोगों को मारने के लिए नहीं लिया है, हमने ये हथियार इसलिए लिया है ताकि उन लोगों को मारा जा सके जो हमें यहाँ पर लाए हैं, जिन्होंने ये घिनौनी गेम को बनाया है। खैर अब जंग का समय शुरू हो चुका था, अब इन्हें आगे बढ़ना था। जैंग इन सभी को समझाने लगा कि देखो हमें अभी लड़ना पड़ेगा, क्या पता इसके बाद हमें वो काम मिले या ना मिले, यही मौका है। यहाँ से लोग आगे बढ़े। पार्क भी इस जंग में उनका साथ देना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। बहुत से लोग जंग के लिए आगे बढ़े। इन्होंने गार्ड्स को गन्स को उठाया और कैट ने उन सभी को गन्स को चलाना सिखाई, क्योंकि वो पहले मिलिट्री में रह चुकी थी। सब कुछ रेडी करने के बाद जोंग ने उस गार्ड का मास्क उतरवाया और उसने देखा कि वो तो एक छोटा सा बच्चा था। ये देखने के बाद जोंग उस गार्ड से उसके बॉस के पास लेकर चलने को कहता है और वो गार्ड डर कर रास्ता बताने लगा। जैसे ही ये सभी बेडरूम से बाहर निकले तो बहुत सारे गार्ड्स ने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और इन्होंने भी जवाबी में फायरिंग करना शुरू कर दी और यहाँ पर ताबड़तोड़ फाइट चलने लग गया था। बहुत सारे गार्ड्स इनके गोलियों से मारे जा रहे थे और वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर कैट ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया कि यहाँ की जितने भी कैमरास थे उन्हें गोलियों से मारकर फोड़ दिया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। फाइनली अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुँच गए थे। गार्ड जोंग को बताया कि इस कंट्रोल रूम को मास्क के जरिए ही खोला जा सकता है। उसने जैसे ही अपना मास्क दिया तो पीछे उसे फ्रंटमैन दिख गया। उसे देखते ही उसकी जान निकल गई। फ्रंटमैन जो इस समय प्लेयर बना हुआ था, यानी इन्हों इससे पहले कि ये सभी कंट्रोल रूम तक पहुंच पाते, गार्ड्स ने दोबारा से इनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये लोग अब जवाब में गोलियां भी नहीं बरसा सकते थे, क्योंकि अब इनके मैगजीन्स खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर जोंग उस लड़के का मास्क लेकर कंट्रोल रूम को ओपन कर चुका था और वो जैंग को लेकर आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते हुए वहाँ की खबर उन गार्ड्स की वॉकी टॉकी से इन्हों को दे रहा था। अंदर जाते ही जोंग और जैंग ने वहाँ के गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और ब्लैक मास्क ने उन दोनों को अंदर आता हुआ देख लिया और उन्हें रोकने के लिए अपने गार्ड्स की पूरी टीम को भेज दी। यहाँ दूसरी तरफ इन लोगों के ऊपर अभी भी गार्ड्स गोलियां बरसाए जा रहे हैं और इनकी एक एक गोली अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर जोंग और जैंग के पास भी बहुत सारे गार्ड्स आ चुके थे। अब वो उन्हें ओवर पावर कर सकते थे, इसीलिए उसने फौरन इन्हों को अंदर आने को कहा। लेकिन इन्हों ने बताया कि मेरे पास गोलियां नहीं बची हैं। उसने उससे कहा कि जाओ बेड वाले कमरे से मैगजीन्स लेकर आओ। गार्ड्स के पास जो एक्स्ट्रा बचे होते हैं। जोंग के कहने पर अब उसे यह काम करना पड़ा। अब इन्हों के आने में तो देर थी और इधर जोंग को अपने बचाव के लिए अब उसे भी गोलियां कम पड़ने लग गई थीं। तब जैंग ने उसे कवर दिया। वो ऊपर से गार्ड्स को मारता था और जितने गार्ड्स को इन लोगों ने यहाँ पर मारा था, जोंग उनके पास बचे वाले मैगजीन्स को लेकर आया। यहाँ पर ली वापस हॉल में आ चुका। तब उसने यहाँ पर मौजूद गार्ड्स की मैगजीन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पार्क ने भी इस काम में उसकी मदद करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
जोंग ने भी गार्ड्स की मैगजीन्स को लेकर दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया है। तब सिचुएशन को खराब देखकर इन्हू जोंग के पास आया और वो जोंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा कि मैंने बाहर एक नक्शा देखा था, मुझे लगता है कि कंट्रोल रूम जाने का पीछे से भी एक रास्ता है, मैं वहाँ पर जाकर तुम्हें कवर देता हूँ और तुम वहाँ से कंट्रोल रूम में जाओ। जोंग उसकी बात मानकर उसे वहाँ पर जाने के लिए कहा और उसके बहकावे में आकर उसे अपनी आखिरी मैगजीन भी दे दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली ने जैसे उन सभी मैगजीन्स को लेकर ऊपर जाने लगा, तब उसे गोलियों की आवाज ने उसे काफी बुरी तरह से डरा दिया। वॉकी टॉकी के जरिए कैट उसे ऊपर की तरफ बुला रही थी, लेकिन अब वो डर कर वॉकी टॉकी को नीचे फेंक दिया क्योंकि ऊपर जाने का उसके अंदर हिम्मत नहीं रहा। ये सुनकर कैट ली को गालियां देती है और खुद मैगजीन्स लेने के लिए नीचे जाने का फैसला करती है। इधर दोबारा से इन्हू को दिखाया गया जो पीछे की रास्ते में चला गया था, लेकिन अब उसे एक नया कवर लेने की जरूरत थी। उसने वॉकी टॉकी से ऐसे एक्टिंग करके जोंग को मैसेज दिया कि जैसे वो गार्ड के हमले में घायल हो गया हो। उसने यहाँ पर जख्मी आदमी की आवाज भी जोंग को सुनाई। जब जोंग को सच में लगने लगा कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है और फिर इन्होंने उसके साथ वाले प्लेयर को भी गोली मारकर उसकी जान ले ली। ये सब वॉकी टॉकी से जोंग सुन रहा था और अब जोंग को ऐसा लगता है कि जैसे इन्हू मारा गया हो और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो तो इन्हू को अपना दोस्त समझ रहा था, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इन्हू ने ही इस गेम में सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। अंदर कैट जो अब मैगजीन्स लेकर बाहर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके रूम में भी बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। पहले तो कैट ने इनके ऊपर भी हमला करने का फैसला किया, लेकिन पार्क की मॉम ने उसे रोक लिया और कहा कि तुम इन्हें नहीं मारो। पता नहीं क्यों कैट ने उसकी बात मान ली। इधर कैट के सही वक्त पर न पहुंचने की वजह से सभी लोग अब सरेंडर करने की पोजीशन पर आ चुके थे, क्योंकि वहां गार्ड्स बहुत सारे हो चुके थे और वो लोग अब लड़ भी नहीं सकते थे। इसी तरह गार्ड्स ने सामने आकर एक एक करके सभी प्लेयर्स को मार दिया। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि जोंग और जैंग ने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उनके पास भी लड़ने के लिए गोलियां नहीं बची हुई थीं। और अब उनके सामने आया फ्रंटमैन यानी इन्हू, जो उससे पूछता है जोंग तुम्हें तो यहाँ दोबारा से आकर काफी मजा आया होगा, है ना? लेकिन जो तुमने यहाँ पर किया वो सब अच्छा नहीं किया और इसकी सजा तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मिलने वाली है। जिसके बाद वो उसके सर पर गन पॉइंट तो करता है, लेकिन उसकी जगह पर उसके दोस्त यानी जैंग को मार देता है ताकि उसके दिल में दर्द बढ़ जाए। अपने फ्रेंड को मरता हुआ देख जोंग बहुत जोर से चिल्लाया और उसे दबोच लिया गया और यहीं पर ये सीजन खत्म हो गया। बहुत सारे रहस्यमय के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। क्या जुनहू यानी फ्रंटमैन का भाई अपने भाई को आखिर ढूंढ पाएगा या नहीं, और जोंग के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं, इन सब के बारे में हमें इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।